और अब उत्तर पूर्व के राज्य असम की बात करते हैं। हिमंत बिस्व शर्मा बनाम गौरव गोगोई की लड़ाई के ताजा अपडेट क्या हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन असम में छोड़ करके जा रहे हैं और प्रियंका गांधी असम में पहली बार बड़े स्तर पर चुनाव संभाल रही हैं। स्क्रीनिंग कमेटी को वो चेयर कर रही हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कौशिक टेका हैं, मैनेजिंग एडिटर इंडिया टुडे मैगजीन। आप एडिटर हैं इंडिया टुडे एनी के भी, और संदीप फुकन जी हैं एसोसिएट एडिटर द हिंदू, जिनका ट्विटर हैंडल मुझे बहुत पसंद है, फ्यू कैन नाम से उनका ट्विटर हैंडल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। कौशिक जी, ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? मतलब ये यूजुअल चीज नहीं है कि उनके मैनिफेस्टो का चेयर और उनकी कांग्रेस कमेटी के हेड दोनों ही नेता चुनाव से ठीक पहले, दोनों बड़े नेता, प्रद्युत बोरदोलोई जो नौगांव के सांसद 50 साल तक कांग्रेस की सेवा की, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, और उसके पहले भूपेन बोरा जा ही चुके हैं जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। अब तो हिमंता बिस्व शर्मा की ये बात कभी कभी ठीक ही लगने लगती कि एक एक करके जो है कांग्रेस के सभी हिंदू नेता, जैसा कि वो कहते हैं, कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं। वो अब बाद में उन्होंने ये बना लिया है कि हिंदू नेता छोड़ के जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे हिंदू नेता कांग्रेस में हैं। और इस बार क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा को बदरुद्दीन अजमल ना मिले, क्योंकि यूडीएफ के जो स्थिति है अभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बदरुद्दीन अजमल की उम्र भी हो चुके हैं, वो इतना विजिबल नहीं है। तो कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा जो इमिग्रेंट ओरिजिन के है वो नहीं मिला, तो ये नया एक शुरू किया है कि हिंदू नेता कांग्रेस में या मुस्लिम नेता कांग्रेस में। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भूपेन बोरा जी निकल गए, मैनिफेस्टो कमेटी के हेड, और 2 टाइम एमपी रह चुके हैं और पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रद्युत बोरदोलोई जी निकल गए हैं। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस को झटका जरूर मिला है, और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा नहीं होगा, इस बात का 2 तरह के आकलन होते हैं। एक इलेक्टोरल आकलन होता है जो नंबर्स पे देखा जाएगा, और दूसरा जो परसेप्शुअल, जो जनमानस में एक छवि बनते हैं, उस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स के गेम पे आए, देखा जाए तो भूपेन बोरा जी की बात मैं करूंगा। भूपेन बोरा जी आखिरी बार एक चुनाव जीते थे 2011 में, 2016 में वो हार चुके, अपने सीट से 2021 में हार चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 5 साल। उस 5 साल में उन्होंने कोई चुनाव कांग्रेस को जिता नहीं पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके जो कार्यकाल रहे हैं वो कोई बहुत संभावनापूर्ण कार्यकाल नहीं रहे। इस तरह से हम प्रद्युत बोरदोलोई जी की बात करेंगे तो 2016 के चुनाव जो उन्होंने अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी मार्गेरिटा से लड़े थे, वहां से वो हार गए थे। फिर वो लोकसभा में लड़े नौगांव से, ये नहीं कि जो अपर असम के कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां से लड़े। नौगांव कांग्रेस के लिए लोकसभा में एक सेफ सीट है, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो सेफ सीट से 2 बार जीत चुके हैं। तो इसमें प्रद्युत बोरदोलोई की खुद की पॉपुलैरिटी से ज्यादा, जहां तक मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ है उस सीट में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इलेक्टरली अगर मैं ये एनालिसिस करूं तो बहुत ज्यादा नुकसान शायद कांग्रेस को नहीं हुआ है। अब परसेप्शन में ये हुआ है कि जिस दिन कांग्रेस के कार्य करने की पद्धति को देखिए तो भूपेन बोरा जी का निकलना तय था। लेकिन क्या होता है, जिस दिन वो त्याग पत्र देते उस दिन कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता, आप गौरव गोगोई, जितेंद्र सिंह और बाकी जो स्टेट के नेता है, देवव्रत सैकिया, ये सब भूपेन बोरा जी के घर जाते हैं और हाथ पांव जोड़ के बोलते हैं आप रुक जाइए, और भूपेन बोरा जी मना करते हैं। इससे क्या होता है, भूपेन बोरा जी को एक नेशनल स्टेचर दिया जाता है। सबको लगता है परसेप्शन में कि कितना बड़ा नेता कांग्रेस से जा रहा है, कांग्रेस उनको रोकने की जीत और कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह आप देखिए, जब प्रद्युत बोरदोलोई ने अपना त्याग पत्र दे चुका था, वो मीडिया में बाहर आ चुके थे, उस समय गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह प्रद्युत बोरदोलोई के घर जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, और बाहर मीडिया के हाथ में त्याग पत्र आ चुका था। और बाहर आके गौरव गोगोई कहते हैं कि नहीं, प्रद्युत बोरदोलोई की इमेज खराब करने की कोशिश हो रहा है। हम तो बहुत लंबे चर्चा किए अंदर जाके कि कांग्रेस पार्टी कैसे ये चुनाव लड़ेंगे।
इस तरह की जो परसेप्शन वो कांग्रेस खुद क्रिएट कर रहा है कि बहुत बड़ा नेता जा रहा है, नुकसान हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो हिमंता बिस्वा शर्मा के जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को और ज्यादा मजबूत करते हैं। तुरंत जैसे ही भूपेंद्र बोरा निकले तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा कि कांग्रेस में कोई भी हिंदू नेता रह नहीं सकते हैं। और इस बार जब भूपेंद्र बोरा निकले तो उन्होंने ब्लेम किसको दिया? रकीबुल हुसैन को, जो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, काफी दिनों से कांग्रेस में है, एक समय में हिमंता बिस्वा शर्मा के मित्र हुआ करते थे, अब नहीं है। तो तुरंत अब जो अजमल था वो अजमल के बदले रकीबुल हुसैन को प्रोजेक्ट कर दिया गया कि कांग्रेस अब जो खतरा है कांग्रेस को या असम को वो रकीबुल हुसैन से है। हालांकि ये बात भी है कि अजमल को 2024 के लोकसभा में रकीबुल हुसैन ने धुबरी से हराया था। इसके बाद क्या होता है कि जब प्रद्युत बरदले निकलता है वो भी रकीबुल हुसैन को इशारों पे रकीबुल की तरफ उंगली उठाते और साथ में और एक जन का नाम लेते हैं, वो है इमरान मसूद। अब कांग्रेस कैसे, आप पूछ रहे थे कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस कैसे बीजेपी के नैरेटिव को ही मजबूत करते हैं। आप देखिए जब प्रियंका गांधी जी असम आए थे स्क्रीनिंग कमेटी के हेड बन के और कैंडिडेट से बात करने आए थे, साथ में किसको लेके आए थे? इमरान मसूद को। इमरान मसूद वो शख्स है जिन्होंने काफी इससे पहले कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स किए हैं और वो ऐसा एक फेस है जिनके बारे में बीजेपी एक कम्युनल नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। वो सही है गलत है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिए आसान है। जब असम में ये शख्स देखा जाएगा और बीजेपी कह ही रहे कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, तो फायदा किसको होता है? तो कांग्रेस खुद ही ऐसे नैरेटिव को जो बीजेपी प्ले कर रहे हैं उसको पुख्ता कर रहे हैं। अभी एक बीजेपी के जो मंत्री रह चुके बीजेपी मिनिस्ट्री में, वो जाने की तैयारी कर रही है महिला मंत्री। साथ में जो गौरव गोगोई के खिलाफ 2024 में जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था बीजेपी टिकट में, तपन गोगोई, वो भी शायद कांग्रेस के टिकट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्विच है बीजेपी से भी कांग्रेस की तरफ होंगे, कांग्रेस की तरफ भी एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ वो ये खेल चलेंगे। साथ में आपने कांग्रेस की बात पूछी तो मैं अलायंस की बात कर रहा हूँ। कल रात को जाके फाइनली राइजर दल के साथ राइजर दल के साथ अलायंस फाइनली हुआ, लेकिन इस अलायंस से पहले बार अखिल गोगोई बोलते कांग्रेस तोड़ रहे, कांग्रेस बोल रहे अखिल गोगोई तोड़ रहे। ये जो स्विंग मैच चल रहे थे इसकी कोई जरूरत नहीं था। ये बहुत पहले ही वो लोग तय कर सकते थे कि हम इकट्ठे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस स्विंग मैच की वजह से ये हुआ है कि लोगों के मन में जो चुनाव को लेके एक सीरियसनेस होता है, एक पार्टी में जो सीरियसनेस दिखनी चाहिए, जो तैयारी दिखनी चाहिए, वो तैयारी जमीन पे दिख नहीं। कांग्रेस के ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ कांग्रेस के बहुत कमजोर है और इसलिए ये अभी जो मुझे दिख रहा है तो एक तरफा मैच ही दिख रहा है। साथ में और भी डिलिमिटेशन की बातें आएंगे। कांग्रेस के पास जीतने के लिए मुस्लिम एरिया से अभी 24 सीट है, लेकिन ये भी स्मूथ नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने यूडीएफ के साथ मिलकर लड़ा था। अब यूडीएफ के साथ जुड़ने से जो हिंदू एरियाज में जो इम्पैक्ट होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम एरियाज में कंसोलिडेशन होते थे, इस बार नहीं होगा। तो अगर बीजेपी के जो मित्र दल है एजीपी के अगर जो कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे आप, अगर फर्स्ट ग्लिम्स में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये एजीपी का लिस्ट है या एयूडीएफ का लिस्ट है। 26 कैंडिडेट उन्होंने घोषणा किए हैं। बीजेपी के साथ अलायंस में उन्हें 26 सीट्स मिले, उनमें से 13 सीट मुस्लिम कैंडिडेट्स है और माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में है। तो कांग्रेस के पास इस बार और एक चैलेंज है, और ये जो 13 कैंडिडेट्स है इनमें से कुछ कैंडिडेट्स यूडीएफ से है और कांग्रेस से है जो दूसरे पार्टी से निकल के इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। साथ में कांग्रेस के ही और कुछ कैंडिडेट है जो राइजर दल से सोच रहे थे मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम एरिया में लड़ेंगे, लेकिन वो लोगों का अब लड़ना मुश्किल है क्योंकि जैसे शेरमान अली वो एक मजबूत कैंडिडेट है मंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो नया कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है, लेकिन उनको बिकॉज ऑफ अलायंस उनको सीट नहीं मिला, टिकट नहीं दिया गया राइजर दल से, तो अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो अब खिचड़ी बन गई है सारी बातें। तो जो एक स्मूथ वे होना चाहिए था कि ठीक है
हमारे पास, कांग्रेस के पास, क्योंकि माइनॉरिटीज के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे या एनडीए को नहीं करेंगे, तो उनके पास कांग्रेस या यूडीएफ या राइजर दल जो एक क्लीन ऑप्शन होना चाहिए था, अब वो क्लीन नहीं रहा इन वजहों से। तो कांग्रेस को यहाँ पे भी चैलेंज है। अब कहा जा रहा है कि तीनों गोगोई इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अखिल गोगोई के राइजर दल, लुरिनज्योति गोगोई के एजेपी और कांग्रेस लेड बाय गौरव गोगोई नेतृत्व में तीनों गोगोई इकट्ठे हो गए। तो अपर असम में काफी फायदा ऑपोजिशन को होने वाला है, खासतौर पे अहोम कम्युनिटी जहाँ पे ज्यादा है। ये बात सच है, लेकिन इसमें भी एक इशू है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन की बात मैं कर रहा था, वो डिलिमिटेशन में बहुत हम सबने ध्यान दिया कि मुस्लिम एरिया में डिलिमिटेशन हुआ है, लेकिन अपर असम में भी उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रीड्रॉइंग हुआ है जहां पे नॉन बीजेपी पार्टीज की दबदबा हुआ करते थे। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अहोम कम्युनिटी के जो पहले का दबदबा हुआ करते थे लगभग 8 से 10 सीट में, वो अब कम हो गया है, काफी कम हो गया है। तो इसलिए ये नहीं कि तीनों पार्टी इकट्ठे हो गए, तीनों गोगोई इकट्ठे हो गए तो बहुत आसानी से जीत मिलेंगे इन सीट्स में। ये इसलिए भी इसमें समस्या आएंगे क्योंकि ये तीनों पार्टी, कांग्रेस को भी ले लीजिए, एजेपी और राइजर दल नए पार्टी है, सांगठनिक तौर पे बहुत कमजोर है और कैंडिडेट्स भी नए हैं। इनके सामने जो बीजेपी के जगरनॉथ कहा जाता है, जो इलेक्टोरल मशीनरी है, वो है इलेक्शन सिर्फ परसेप्शन पे या फेस से ही नहीं जीता जाता है। ग्राउंड लेवल जो वर्कर्स है वो कितने जमीन पे जाएंगे, कितने काम करेंगे और कितने बूथ तक लोगों को लाएंगे। प्रद्युत बोरदोलोई की शिकायतों पर बात करता हूं। इन्होंने जो है मतलब ये बात कही कि भले ही भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, पर वो शुरू से जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेंगे, यही वो उनका रहा है। जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां मुस्लिम वोट भी हैं, लेकिन शिकायतों के तौर पर गौरव गोगोई को इन्होंने केंद्र में रखा और ये कहा कि एक तरफा फैसले लेते हैं गौरव गोगोई। और 2019 में 35 साल बाद नौगांव लोकसभा जीतने के बाद भी 2024 में उन्हें लोकसभा टिकट के लिए भटकना पड़ा। सोनिया गांधी के इंटरवेंशन के बाद टिकट मिला तो डिसरिस्पेक्टेड फील किया गौरव गोगोई की अगुवाई वाली कांग्रेस में उन्होंने। फिर उन्होंने ये कहा कि पिछले कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने, प्रद्युत बोरदोलोई ने ये कहा कि शशि थरूर को सपोर्ट किया था और इस वजह से पार्टी ने उनको साइडलाइन करना शुरू किया। और गौरव गोगोई ये कहते हैं कि सीनियर नेता जो हैं कांग्रेस के वो टीम पर्सन नहीं मानते हैं, एक अच्छे टीम वर्कर नहीं मानते हैं गौरव गोगोई को। और बोरदोलोई कहते हैं कि वो जूनियर लीडर्स की स्क्रीनिंग कमेटी को भी देख रहे थे, लेकिन सीडब्ल्यूसी का इनवाइट इसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा था और उनकी सारी शिकायतें जो है दिल्ली में इग्नोर की गई। थोड़ा सा गौरव गोगोई के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के बारे में बताइए कि कांग्रेस को वो कैसे चला रहे हैं। भूपेन बोरा भी गए थे तो एक बहाना वो रकीबुल हसन और अन्य नेताओं का लेके गए, लेकिन उसमें भी ये हिंट्स मिले थे कि कांग्रेस ने प्रदेश का नेतृत्व राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई को जो दिया है उससे बहुत सारे वरिष्ठ नेता पार्टी के कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये मामला स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से ज्यादा जुड़ा है या उनके अपने एस्पिरेशंस का है कि कांग्रेस में रह करके क्या मिलेगा, ये पार्टी तो वैसे भी इस चुनाव में मशीनरी कमजोर है, जीतने के चांसेस हैं या नहीं मालूम नहीं, तो कम से कम विनिंग साइड की और चुनाव जिसको माना जा रहा है परसेप्शन वाइज की जो मजबूत है भी उधर चला जाए और पॉलिटिकल करियर को एक नया डायमेंशन दिया जाए, रादर देन गौरव गोगोई से नाराजगी थी। देखिए दोनों चीजें हैं, नाराजगी भी है और एक ये जो जेनरेशनल जो एक डिस्कम्फर्ट है। आप इस चीज को देखिए, गौरव गोगोई लिटरली हमारे सामने वो पार्टी ज्वाइन किया, फिर उभर के आए। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनके पिताजी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 2014 से वो लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। तो और वो यूथ आइकॉन या यूथ लीडर, पॉपुलर यूथ लीडर बनने की कोशिश में कुछ हद तक बहुत कामयाब भी हुए। गौरव गोगोई को बहुत हद तक बाईपार्टिजन सपोर्ट भी मिलता है। बीजेपी के सपोर्टर्स भी उनको पसंद करते हैं, जो वो पार्लियामेंट में बड़े बोलते हैं और बहुत बुलंदी से वो बोल सकते हैं, अच्छे वक्ता हैं और प्रखर वक्ता है। जहां तक प्रद्युत बोरदोलोई जी कंप्लेंट है, वो बात एक्चुअली सही है।
2024 में, 2019 में वो जीत चुके थे। जैसे कौशिक ने कहा, वो कांग्रेस के लिए फेवरेबल सीट है। एक जमाने में वो बीजेपी का सीट हुआ करता था, राजेंद्र गोहाई, मैं आऊंगा बाद में, उसका भी एक पहलू है जो इंटरनल फाइट विद इन द बीजेपी, लेकिन वो नौगांव पहले बीजेपी का सीट हुआ करता था। राजेंद्र गोहाई वो पुराने बीजेपी के दिग्गज नेता, कई बार सांसद उस सीट से। उसके बाद 2019 में प्रद्युत बरदलोई जीते। उसके बाद 2024 में ऐसा हुआ कि जो गौरव गोगोई का पुराना सीट था, कोलियाबोर, उनका फैमिली सीट माना जाता था, उनके चाचा जी रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं उस सीट से, तो वो सीट डिलिमिटेशन में उसकी जो बाउंड्रीज है वो बदल गया। और उसके बाद कांग्रेस को लगा कि उससे गौरव गोगोई के लिए मुश्किल होगी। तो ये बात सही है कि गौरव गोगोई 2024 में प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, लेकिन वो लड़ना चाहते थे, सेफ सीट वो भी चाहते थे, प्रद्युत बरदलोई भी चाहते थे, क्योंकि उसमें जैसे कौशिक ने कहा बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि कांग्रेस को वोट करते हैं लोकसभा पोल्स में, और इसीलिए दोनों नेता चाहते थे। लेकिन उसके बाद जब सोनिया गांधी का इंटरवेंशन हुआ और प्रद्युत बरदलोई को सिटिंग सीट मिला, तो गौरव गोगोई को एक नया सीट मिला जो जोरहाट, और जोरहाट भी वैसे कोई नया सीट नहीं है क्योंकि उनके फादर वहां से लड़ चुके हैं, एमपी बन रह चुके हैं। दूसरी बात, उनका होम टाउन है वो, तरुण गोगोई जी का जो एंसेस्ट्रल घर भी वहीं पे है। और तीताबोर जो है, जो उनका एमएलए का सीट है, वो बहुत करीब है जोरहाट से। तो वहां पे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत जोर लगाया था ये इंश्योर करने के लिए कि गौरव जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो जीता। यूथ वोट मिला और अक्रॉस कम्युनिटीज मिला। तो उसी लिए जोरहाट जो है वो वहां जब वो जीते, और वो बहुत मुश्किल चुनाव माना जा रहा था, जब वो जीते तो उस दौरान ही एक मतलब, क्योंकि हम लोग कांग्रेस की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उस दौरान ये बात चली थी कि गौरव इतने मुश्किलों के बाद भी जब जीत गया तो इन्हीं को बना देना चाहिए। फिर जब बात आई और प्रेस में ये पूछा गया, भंवर जितेंद्र सिंह जो एआईसीसी इंचार्ज है, उन्होंने साफ तरीके से खारिज कर दिया। और एक साल तक लगातार बिल्कुल कोई इस पे चर्चा ही नहीं हुई। और अचानक से आप मई महीने में, या मतलब पिछले साल, मुझे अब महीना याद नहीं है, लेकिन पिछले साल अचानक से आपने गौरव गोगोई को बना दिया और इनको भूपेन बोरा को हटा दिया। तो उनको ऑब्वियसली भूपेन बोरा को थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हुई होगी, क्योंकि आप जब लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आपको पूछा कि क्या गौरव बन सकते हैं अध्यक्ष, तो आपके प्रभारी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे है वैसे चलेगा। और चुनाव आते आते जब एक साल से भी कम समय रह गया तो आपने अचानक से उनको हटा दिया, इनको बना दिया। तो ये हैंडलिंग जो है वो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग सिर्फ गौरव गोगोई का प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कांग्रेस हाई कमांड, मतलब जो सेंट्रल लीडरशिप है, वहां से शुरू होता है। दूसरी बात, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में देखिए, बात ऐसी है कि ये चाहे आप इनको बोले, चाहे आप प्रद्युत बरदलोई लीजिए या भूपेन बोरा लीजिए, ये लोग 40 साल लगा चुके हैं कांग्रेस में, जबकि गौरव गोगोई का इलेक्टोरल डेब्यू 2014 में हुआ है। तो आप जब मतलब उनसे काफी जूनियर है, तो मैं उनको महत्वाकांक्षी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि वो ये जो जेनरेशनल चेंज होता है तो हर पार्टी में ये देखा जाता है। बाय द वे, ऐसा ही चीज कौशिक बता पाएगा, ऐसा ही चीज बीजेपी में भी हो रहा है। बीजेपी में भी जो करंट लीडरशिप है वो करंटली कंप्लीटली वो कांग्रेस से आया हुआ लीडरशिप है, जो लीडरशिप है। या इवन सोनोवाल को लीजिए, वो भी एजीपी के एमपी रहे हैं। सोनोवाल भी कोई
एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नहीं आए हैं। हाँ, करंट जो बीजेपी आसाम के चीफ है दिलीप सैकिया, वो एबीवीपी के हैं, वो पुराने बीजेपी हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब सरकार चलती है तो चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा नेता होते हैं। चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस के 96 में उन्होंने डेब्यू किया, इलेक्टोरल डेब्यू 96 में किया था। वो हार गए थे, वो और बात है, जालकबरी से, लेकिन भृगु कुमार फुकन के खिलाफ। और तब से वो, और उसके बाद लिटरली आप कितने सारे मिनिस्टर्स हैं, पीयूष हजारिका, अजंता नेओग, मैं भूल ही रहा हूं, कौशिक याद दिला देना, कितने इतने सारे लोग हैं कि कई बार हम कम से कम दादा 20 लोग हैं जो हिमंत जी के अनुगत है। मैं आपके इस बात पे जोर दे के बोल रहा हूँ। एक तरह से जो आपने गौरव गोगोई की बात किया और हिमंत बिश्व शर्मा की बात किया, समानता है, उम्र में थोड़ा इधर फर्क है, लेकिन डिफरेंस ये है कि गौरव अभी डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इनके खिलाफ जो विद्रोह है और विद्रोह का नतीजा निकल रहा है। जो करंट सीएम है, जो उनका इकोसिस्टम है, उनके खिलाफ भी बहुत सारे बीजेपी के पुराने वर्कर, जिनका ऐसा कोई रोल नहीं है बीजेपी को, मतलब वो काफी सालों से थे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। वो लोग नाराज है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा उनको इलेक्टोरल जीत तो हिमंत बिश्व शर्मा ही दिला रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट डिफरेंस ये है कि जो पुराने बीजेपी के लोग थे, वो बीजेपी को निश्चित तौर पे जीवित रखा, थोड़ा एक्सपैंड भी किया, लेकिन वो कभी विनिंग साइड नहीं लेके आ पाए। विनिंग साइड भी तब हुआ जब सोनोवाल आया, और उसके बाद परफॉर्मेंस उनका अच्छा हुआ 2014 में। उसमें भी मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई सोनोवाल का कमाल था अकेले, वो उस टाइम एक वेव था, हाँ, उसमें मोदी वेव था, और उस वेव में उनको बीजेपी को भी बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिली लोकसभा में, और वहां से टर्न अराउंड शुरू हुआ। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हिमंत बिश्व शर्मा, सबको हमको पता है, मतलब जो हम लोग आसाम से बिलोंग करते हैं, तो उनकी सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ जो मैं देखता हूँ, लोग बाहर बोलते हैं कि बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, वो सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो इतना अंडर एस्टिमेटेड या अंडर रिपोर्टेड है। ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि क्योंकि मेरा उम्र अब उस उम्र में है जो कि हमने देखा था। नहीं, इसको अगर हो सके तो किसी उदाहरण से बताइए, जैसे आम एक लेमैन को समझना हो कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का मीनिंग क्या होता है, कोई भी। मैं वही आपको बता रहा था, क्योंकि मेरा अब इतना उम्र हो चला है कि मैंने वो आसाम एजिटेशन देखा है। आसाम एजिटेशन का मतलब है 1979 से 85 तक फॉरेनर्स, वो एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट बोलते थे, आसाम आंदोलन बोलते थे, स्टूडेंट लेड मूवमेंट था, उससे एजीपी बन के आया। असम गण परिषद जो है, अभी जो एलाय पार्टी है बीजेपी का, जूनियर पार्टनर है, उस टाइम एक मूवमेंट बन के उभरा था। और जब एजीपी का राइज हो रहा था, तो लोग, आम जनता कांग्रेस से इतने नाराज थे, लोग शादी ब्याह में नहीं जा सकते थे। मतलब कांग्रेस नेता, मतलब अगर आप कांग्रेसी हैं, मतलब आपके सगे संबंधी के शादी में भी आप नहीं जा सकते। इतने सोशल बॉयकॉट होता था कि आप कांग्रेसी हैं तो आपको बाहर रखा जाएगा, मतलब इतनी नाराजगी थी। उस दौरान हिमंत बिश्व शर्मा को उस माहौल से, जो कांग्रेस का जो यूथ ब्रिगेड जो बनाया, और बाइक रैली, स्पोर्टिंग, वो, और सबसे मजबूत स्तर पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी यही है कि यूथ को उन्होंने अपने तरीके से कांग्रेस से जोड़ा, फ्रॉम सोशल बॉयकॉट टू, मतलब जहां यूथ अपने आप को यूथ कांग्रेस का वो मेंबर बोलने के लिए गर्व महसूस करने लगा। ये उनका कंट्रीब्यूट, मतलब ये उनका एबिलिटी है। आसाम में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइडेंटिटी, आसामीज आइडेंटिटी के पॉलिटिक्स इर्द गिर्द चलता है। अब उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
एक बहुत ही इमोशनल इशू था। उसमें बहुत कम नेता खड़े थे, बट उसको कई जर्नलिस्ट हम लोगों ने उनको सवाल पूछा, लेकिन वो अकेले नेता, वो जो मतलब शर्मा जो है, मिस्टर शर्मा, वो बैक ट्रैक नहीं किया। उन्होंने अपने पोजीशन पर वो कायम रहे और मैसिव प्रोटेस्ट देखे थे उस टाइम, बट वो उन्होंने चेंज नहीं किया। वो ना अपने पोजीशन से हटे या भागे। वो जो उन्होंने पोजीशन लिया था, और वो पॉपुलर पोजीशन नहीं था। मैं मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि पॉपुलर सेंटिमेंट दूसरी तरफ था, उनका एक पोजीशन पार्टी के स्टैंड के साथ अलाइन था, बट डिस्पाइट दैट वो घबरा के वो पीछे नहीं हटे, वहीं पे डटे रहे। तो वो कुछ डिफरेंसेस हैं, मतलब जो पुराने जो बीजेपी के ओल्ड गार्ड है जो आज नाराज हैं उनसे, और कुछ सीटों पे शायद बगावत भी हो रहा है, कौशिक, मैंने सुना। दिसपुर भी एक है शायद उसमें से। मैंने मतलब ये जो पुराने ओल्ड गार्ड है वो डिलीवर नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीवर किया, वो डिफरेंस है। एक आखिरी चीज कौशिक जी, एक ये रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई का एक पर्सनैलिटी क्लैश भी है। थोड़ा सा मामला वो राजनीतिक से अधिक पर्सनल भी है, क्योंकि तरुण गोगोई के इतने करीबी हिमंता बिस्वा शर्मा रहे, एक तरह से उनकी सरकार में अलग अलग पदों पर रहे। ये कहा जाने लगा कि इतने शक्तिशाली हो गए कि डी फैक्टो सीएम यही हैं, वही उनके उत्तराधिकारी होते। पर गौरव गोगोई के पार्टी में आने के बाद, सक्रिय राजनीति में आने के बाद, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में गए। पर क्या कांग्रेस के पास कोई बेहतर केपेबल लीडर की कमी है, या गौरव गोगोई हैं केपेबल लीडर? मतलब इट विल टेक सम टाइम, उनके पास उम्र भी है, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पे काम करना बाकी है। पर जनता में छवि के लिहाज से जब एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर असम की जनता गौरव गोगोई को ही देखती है, या और भी उसमें उस दौड़ में शामिल और भी कोई है जो टक्कर दे सकते हैं? वजह जो भी हो, उन्हें एक प्रोमिनेंस मिला और उन्होंने एक तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, और असम में खासतौर पे युवा पीढ़ी में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी है, जो इसके वजह से उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाना या फेस एक तरह से डिक्लेयर करना कि वही हमारी मुख्यमंत्री। कल तो अलायंस रायजोरदर ने बोल ही दिया कि गौरव गोगोई ही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है। वो बिल्कुल सटीक सिद्धांत था, और एक जनरेशनल चेंज भी होते हैं। लेकिन साथ में जो हाईकमांड है कांग्रेस के, उनको ये एक हैंड होल्डिंग करना चाहिए था कि जो पुराने नेता है उनके रेस्पेक्टेबिलिटी भी रहे। और ये बात भी है, राहुल गांधी एक कोशिश में जारी है कि एक नया कांग्रेस उभर के आए, जो वेटरन नेता है वो अपने आप ही हट जाए और एक क्लीन कांग्रेस टीम बन के आए। लेकिन कांग्रेस के साथ और एक प्रॉब्लम ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के मोल संगठन में हर जगह है, और वो कहते भी रहते हैं कि मेरे तो सारे स्पाइस है। इसके वजह से कांग्रेस में एक माहौल, जो असम कांग्रेस में है, एक माहौल बन गया है कि हर कोई हर किसी पे शक करता है। और जब आपस में कोलीग्स ऐसे एक शक के माहौल में काम करेंगे तो मिसकम्युनिकेशन होना और एक दूसरे की तरफ एक डाउटफुल बिहेवियर रखना, ये बहुत ही साधारण बात है। और बीच बीच में वो हिमंता बिस्वा शर्मा बोलते रहते हैं, मैं 30 सीट कांग्रेस के तय करूंगा, मेरे पास वो खबर लेके आते हैं। तो वो जानबूझ के वो अपना गेम प्लान चला रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इसके विक्टिम हो रहे। होना ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट होके, इतना इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन तो पार्टी के पास होते हैं कि एकजुट होके हिमंता बिस्वा शर्मा की स्ट्रेटेजी को टैकल किया जाए। उल्टा ये हो रहा है कि उस स्ट्रेटेजी को, जैसे मैंने इससे पहले एक एग्जांपल दिया था, वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और अब तो असम का इलेक्शन एक तरह की खिचड़ी हो गया है, लोगों को इसमें एक तरह की दिलचस्पी खत्म भी हो चुके, इसलिए क्योंकि कौन किसके साथ क्यों है किसी को नहीं पता। मैं 2 उदाहरण से बता रहा हूँ। आप प्रद्युत बरदले की बात कर रहे थे, 2025 के अगस्त 2 का वो ट्वीट सबने देखा है, जिसमें प्रद्युत बरदले को दुनिया के सबसे करप्ट नेता डिक्लेयर किया था बीजेपी ने। आज वो खुद हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ चार्जशीट बना रहे थे करप्शन के। अब वो दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे, टोपी पहना रहे। उसी तरह ओपोजिशन में देखिए,
2011 की बात है, अखिल गोगोई तब एक्टिविस्ट हुआ करते थे। आज मैं वो पुराना वीडियो देख रहा था, वो तरुण गोगोई को रोज गाली देते थे, जो गौरव गोगोई के पिताजी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया था, पता नहीं अब वो इल्जाम क्या हुआ, कि तरुण गोगोई ने और तरुण गोगोई की फैमिली ने यूएस में 18 करोड़ के प्रॉपर्टी खरीदा है। साथ में उन्होंने एक दिन पूरे असम के लोगों को ये अपील कर दिया कि आप लोग अपने अपने नामघर में जाके एक दिया जलाइए ताकि तरुण गोगोई निपात जाए। अब निपात जाए का जो भी मतलब आप निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। ये उस बात को लेके कंट्रोवर्सी भी हुआ था। और कल शाम को गौरव गोगोई के पास बैठ के गौरव गोगोई को असम के फ्यूचर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिए। तो मैं आज वही बात सोच रहा था कि क्या प्रद्युत बरदले और हिमंता बिस्वा शर्मा ने बैठ के आपस में ये फैसला कर लिया, तय कर लिया कि करप्शन था कि नहीं था एक दूसरे के खिलाफ। और गौरव गोगोई को पूछा अखिल गोगोई ने कि वो 18 करोड़ का घर कहाँ गया, या गौरव गोगोई ने पूछा कि तुमने जो कहा था अब उसका क्या किया जाए 18 करोड़ का। तो ये सब लोग सोचते हैं कि ये नेता सोचते हैं कि सब लोग भूल जाएंगे और हम लोग भूल जाएंगे और हम जब मन करेगा दोस्ती करेंगे, जब मन करेंगे हम पब्लिकली लड़ेंगे। तो ये इलेक्शन एक तरह के मतलब और भी बहुत कुछ हमें देखना है। जो पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के स्तर जितने नीचे जा रहे हैं, तो कौन कब किसका दोस्त बन जाते हैं कोई भरोसा नहीं। अब ये बात है कि नेता जो भी बोल रहे हैं लोग सुनेंगे ही क्यों, क्योंकि आज जो तुम बोल रहे हो कल तुम मुकर जाओगे इस बात से। और किसी को कोई शर्म की बात भी नहीं है। शंक मतलब आजकल के डेट में हर बात रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खुलेआम ऐसे बोल रहे और मुकर रहे। मैं रोज बैठ के गिनता हूँ कि आज कौन किधर गया। हर सुबह कोई ना कोई, अब कल से बीजेपी का टिकट निकला, जिन जिनको टिकट नहीं मिला जाके राजीव भवन पहुंच गए, और वो जिन जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला वो वाजपेयी भवन पहुंच गए। मतलब इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस बात का कि टिकट ना मिले तो जो पार्टी को तुम गाली दे रहे हो वही जाके टिकट ले लो। मतलब शर्म तो बिल्कुल ही नहीं है किसी को। नो क्वेश्चन ऑफ आइडियोलॉजी की कहीं बात ही नहीं हो रही है जी। ये बहुत नॉर्मलाइजेशन हो गया है। मतलब ये बात को लेके लोग भी सवाल नहीं उठा रहे। कल मैं सोच रहा था, मैं अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता तो मैं वही पूछता कि वो 18 करोड़ का क्या हो गया, या इकट्ठे ये हिमंत बिस्वा शर्मा या प्रद्युत बरदले मिल जाते तो मैं वही पूछता कि करप्शन की बातों में आप लोगों का सेटलमेंट हो गया कि नहीं हुआ। तो जो दिल्ली में दिखता है, संसद में दिखता है, केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति में दिखता है, जगदम्बिका पाल लोगों को याद है कि कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वो चेयर पर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं केंद्रीय राजनीति में भी जहां दल बदलना बहुत अब आम बात है। मुख्य बात यह है कि जनता में उसकी स्वीकार्यता ऐसा लगता है कि बढ़ती जा रही है, जैसा कौशिक जी कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज नेता नगरी में इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।